नमस्कार मित्रों, हिंदी जानपथ में आपका स्वागत है। मित्रों, आज की हमारी वीडियो का विषय है काल। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। क्रिया किस समय हुई है या हो रही है या होगी, जिस रूप से यह जानकारी मिलती है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। हाँ, इन सभी भेदों के कुछ उपभेद भी हैं। जैसे मान लीजिए वर्तमान को अगर ले लेते हैं हम, तो वर्तमान में क्रिया हो रही है या सामान्य रूप से होती है या होने की संभावना है, इस तरह से उसको वर्गीकृत किया गया है। अब इनको क्रम से देखते हैं हम। पहला है भूतकाल। काल के भेद। भूतकाल का पहला उपभेद है सामान्य भूतकाल। पिताजी दफ्तर गए, मैंने पुस्तक पढ़ी, तुमने गीत गाया, छात्र दौड़े, इत्यादि इत्यादि सामान्य भूतकाल में आते हैं। अगला है आसन्न भूतकाल। आसन्न शब्द का अर्थ देख लीजिए। आसन्न मीन्स होता है निकट। जो अभी अभी कार्य हुआ है वह आसन्न भूत के अंतर्गत आएगा। ध्यान रखें कि अगर अभी अभी होने का बोध हो रहा है, अगर चाहे अभी अभी शब्द का प्रयोग हो अथवा ना हो, जिस काल में अगर क्रिया में अभी अभी होने का बोध हो रहा है, ऐसा लक्षित हो रहा है, तो समझ लीजिए कि वहाँ आसन्न भूतकाल होगा। आसन्न मीन्स निकट समय में, निकट भूत में, मतलब अभी क्षण भर पहले हुआ है, जो अभी जल्दी में हुआ है, जो आसन्न भूत के अंतर्गत आएगा। देखिए, मोहन बाजार से आया है। इस वाक्य में अभी अभी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, किंतु आया है मतलब आ गया है, मतलब अभी अभी आया है, तो ये आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आएगा। दूसरे उदाहरण में देखिए आप, अभी अभी टीवी देखा है, मतलब यहाँ पर अभी अभी शब्द का प्रयोग हुआ है। अभी बताया कि अभी शब्द का प्रयोग हो अथवा ना हो, अगर ये लक्षित हो रहा है कि यह क्रिया निकट भूत में हुई है, तो समझ लीजिए वहाँ आसन्न भूत होगा। अगला है हमारा अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण का मतलब है क्रिया हो रही थी, पूर्ण नहीं हुई थी। भूतकाल में क्रिया हो रही थी, जैसे बच्चे खेल रहे थे, सरिता नाच रही थी, पानी बह रहा था, मैं दौड़ रहा था, इत्यादि इत्यादि। अपूर्ण भूतकाल। अगला है पूर्ण भूतकाल। प्रेमा खाना खा चुकी थी, मतलब क्रिया पूर्ण हो गई थी। प्रेमा खाना बना चुकी थी, राम पाठ पढ़ चुका था। आप कह सकते हैं जहाँ भूतकाल में चुका चुकी का प्रयोग हो वहाँ पूर्ण भूतकाल होता है, किंतु ध्यान रहे क्रिया पूरी हो गई हो। शब्दों पर मत जाइए, भावों पर जाइए। देखिए, अगर आप अर्थ समझ लेंगे, शब्दों को आपको रटना पड़ेगा, लेकिन आप भाव समझ लेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। प्रयोग चाहे जिस प्रकार का आ जाए परीक्षा में, आपका विकल्प सही हो जाएगा। अगर क्रिया भूतकाल में पूर्ण हो चुकी थी तो समझिए पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत वह वाक्य आएगा। अच्छा, अगला हमारा उदाहरण है अगला उपभेद है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध का मतलब है संदेह, डाउटफुल। जहाँ संदेह हो, जहाँ स्पष्ट ना हो, क्लियर ना हो, डाउटफुल हो, वहाँ पर संदिग्ध भूतकाल होता है। मोहन घर चला गया होगा, मतलब निश्चित नहीं है, हमको पता नहीं है कि चला गया होगा या नहीं, मतलब गया था या नहीं गया था, तो मोहन घर चला गया होगा। वह दिल्ली लौट आया होगा। ध्यान रहे, अभी हमने एक बात आपको कही थी कि भावों पर जाइए, शब्दों पर
वर्णों पर मत जाइए, शब्द आपको नहीं रटने हैं। देखिए वैसे सामान्य रूप से क्या लगा लेते हैं छात्र कि जहाँ होगा, होगी, जाएगा, गागी गे इत्यादि आते हैं वहाँ पर भविष्य काल होता है, किंतु नहीं। देखिए यहाँ पर गा, ग इत्यादि का प्रयोग हुआ है, किंतु है तो भूतकाल। तो इसलिए शब्दों को नहीं रटना है, उनके भाव को समझना है। जहाँ भूतकाल में संदेहवाची वाक्य हो, चला गया होगा, चला गया होगा मतलब भूतकाल, शायद वह चला गया हो, संदेह हो जहाँ, वहाँ पर संदिग्ध भूतकाल होता है। मोहन घर चला गया होगा, वह दिल्ली लौट आया होगा। अच्छा, अगला उपभेद है हमारा भूतकाल का, हेतु हेतुमत भूतकाल। इस शब्द का अर्थ समझ लीजिए पहले। हेतु हेतुमत का मतलब होता है जहाँ कार्य कारण संबंध स्पष्ट होते हों, लक्षित होते हों, जहाँ किसी कार्य के होने का कारण दिया गया हो, वहाँ हेतु हेतुमत होता है, चाहे वह भूतकाल हो या भविष्यकाल हो। जहाँ कार्य का कारण बताया जाए वहाँ हेतु हेतुमत होता है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। फसल अच्छी क्यों नहीं हुई? क्योंकि वर्षा नहीं हुई। मतलब जहाँ कार्य का कारण बताया जाए कि इस कारण से ये कार्य हुआ या नहीं हुआ, वहाँ पर हेतु 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 मीन्स कारण है, आप जानते ही हैं। हेतु जहाँ कार्य कारण संबंध लक्षित होता हो वहाँ हेतु हेतुमत भूत होता है। ऐसा ही आप पढ़ेंगे भविष्य में भी, हेतु हेतुमत भविष्य में भी कार्य कारण संबंध देखेंगे आप। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अच्छा, ये भूतकाल के हमारे 6 भेद रहे। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, ध्यान दीजिए। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतुमत भूत। अच्छा, अगला है वर्तमान। वर्तमान के 4 भेद हैं। सामान्य वर्तमान, रीता पढ़ती है, श्याम खेलता है, बच्चे दौड़ते हैं, इत्यादि इत्यादि जो भी है सामान्य वर्तमान। अच्छा, अगला है अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण में ध्यान रहे चाहे वो भूतकाल हो या वर्तमान काल हो। अपूर्ण में आप कह सकते हैं रहा, रही, रहे इत्यादि जहाँ आए वहाँ अपूर्ण होता, क्योंकि उस समय क्रिया चल रही होती है, उसमें क्रिया पूर्ण नहीं हुई होती है, इसलिए वह अपूर्ण भूतकाल के या अपूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम खेल रहे हो, इत्यादि इत्यादि, रहा रही इत्यादि। बालक खेल रहा है, छात्र विद्यालय जा रहा है। अगला उपभेद है वर्तमान का संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध का मतलब अभी अभी भूतकाल में बताया। संदिग्ध मीन्स जहाँ संदेह हो, जहाँ संदेह हो वहाँ संदिग्ध वर्तमान होता है। बच्चे खेलते होंगे, मतलब पता नहीं है कि खेल रहे हैं या नहीं। हाँ देखो बच्चे खेल रहे होंगे, जाकर देखो बच्चे खेल रहे होंगे, मतलब बच्चे खेलते होंगे, संदेह है। खिलाड़ी दौड़ता होगा। अच्छा, अगला है इसका संभाव्य वर्तमान। शायद बच्चे खेल, संभाव्य मीन्स जहाँ संभावना हो, जहाँ संभावना हो, संभाव्य। संभाव्य वर्तमान जहाँ संभावना हो क्रिया की। शायद बच्चे खेलते हों, शायद पानी बहता हो, संभावना है कि शायद ऐसा होता हो। अगला है भविष्यकाल। भविष्यकाल में वर्तमान काल। यहाँ वर्तमान काल में एक चीज़ आपको बता दें, जैसे यहाँ कई बार पुस्तकों में इसके स्थान पर, अपूर्ण वर्तमान के स्थान पर तात्कालिक वर्तमान भी आपको लिखा मिल सकता है। कई विद्वानों ने इसी को तात्कालिक शब्द का प्रयोग, तात्कालिक शब्द का नाम दिया है। तात्कालिक का मतलब होता है उसी समय होने वाला तात्कालिक। तात्कालिक, तत्काल में एक प्रत्यय लगाकर तात्कालिक शब्द बनता है, तो मतलब वही है उसका, तात्कालिक या अपूर्ण, जहाँ रहा रही का प्रयोग हो। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला हमारा भेद है काल का भविष्यकाल। भविष्यकाल के 3 भेद हैं, ध्यान रखिए। सामान्य भविष्य, श्याम पढ़ेगा, बच्चे खेलेंगे, सामान्य सी बात है।
अच्छा, अगला भेद है संभाव्य भविष्य। वही जहाँ संभावना हो, जहाँ संभावना होती है क्रिया की, वहाँ भविष्य में होने वाली क्रिया की जहाँ संभावना हो वहाँ पर संभाव्य भविष्य होता है। जैसे शायद प्रिया गाए, भविष्य में, भविष्य की बात हो रही है, शायद प्रिया गाए। क्या प्रिया गाएगी? हाँ, शायद प्रिया गाए। लगता है तुम प्रथम आओगे, लगता है, शायद, निश्चित नहीं है। ध्यान रखिए, काल का निर्धारण करते समय शब्दों को नहीं रटना है। हम बार बार कह रहे हैं, शब्दों को नहीं रटना है, बस उसके भाव को समझना है। वर्गीकरण भाव के आधार पर, क्रिया के समय के आधार पर होता है, वर्गीकरण शब्दों को लेकर नहीं हुआ है। देखिए, संभाव्य भविष्य और अगला है हेतु हेतुमद। फिर वही शब्द आ गया, हेतु हेतुमद, मतलब जहाँ क्रिया का के होने का कारण हो, जहाँ कार्य कारण संबंध स्थापित होता हो, वहाँ हेतु हेतुमद, हेतु मीन्स कारण होता है, जहाँ कार्य कारण संबंध, कार्य का कारण बताया गया हो, वहाँ संभाव्य हेतु हेतुमद भविष्य होता है। जैसे हवा चलेगी तो पत्ते हिलेंगे, मतलब पत्ते तभी हिलेंगे जब हवा चलेगी। अब देखिए, तुम उठो तो मैं बैठूं, अभी अभी हमने फिर से आपको बताया था कि भाव को देखिए, समझिए, टॉपिक को समझिए, उसके शब्दों को रटने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ तुम उठो तो मैं बैठूं, भाव लक्षित हो रहा है कि भविष्य की बात, अगर तुम उठोगे तो मैं बैठूंगा, ये भाव है इसका, लेकिन गागी का प्रयोग तो नहीं हुआ है। मतलब भविष्य में काम होने वाला है, किंतु गा की गे का प्रयोग नहीं हुआ है, किंतु स्पष्ट हो रहा है कि तुम उठो तो मैं बैठूं, मतलब उठोगे तभी बैठूंगा, मतलब यहाँ पर भविष्य की बात हो रही है। अच्छा, तो भविष्य का है, गागी का प्रयोग नहीं हुआ है, किंतु भविष्य का उदाहरण है, भविष्य का वाक्य है। और यहाँ कार्य का, बैठ, मेरे बैठने का कारण है तुम्हारा उठना, तुम उठोगे तो मैं बैठूंगा। इसका यह वाक्य इस तरह से भी हो सकता है कि तुम उठोगे तो मैं बैठूंगा, इसमें गा का प्रयोग नहीं हुआ है, किंतु हो भी सकता है इसका मतलब वही है, तुम उठोगे तो मैं बैठूंगा, तुम उठो तो मैं बैठूं, मतलब कार्य कारण संबंध है और भविष्य की बात है, इसलिए यहाँ पर हेतु हेतुमद भविष्य है। इस तरह से देखिए, काल के 3 भेद हैं और भूतकाल के 6 भेद हैं, वर्तमान काल के 4 भेद हैं और भविष्य काल के 3 भेद हैं। आशा है काल और उसके भेद स्पष्ट हो गए होंगे। यदि, ध्यान रखिए, यदि काल के उदाहरणों में कहीं कोई किसी तरह का डाउट होता है, कोई किसी तरह का आपको शंका होती है, तो हमें ज़रूर लिखिए, क्योंकि कई तरह के वाक्य आते हैं जो परीक्षा में आपको परेशान करेंगे और उनमें थोड़ा सा अंतर होता है, तो वहाँ परीक्षार्थियों को भ्रम हो जाता है। इसलिए इनको जो इनके मतलब बताए हैं, इनके भाव बताए हैं, इनके भेदों और उपभेदों के भावों को इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। यदि इसके बावजूद भी कोई डाउट होता है, कोई भ्रम, किसी तरह की शंका होती है, तो कमेंट बॉक्स में आपकी शंका का स्वागत रहेगा और हम उसका निराकरण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।